तो गाइस, आज क्लास 10 का जो चैप्टर नंबर 3 है उसका नाम क्या है? और धातु और अधातु। उस चैप्टर को क्या करना है? चालू करना था। तो आज वो चैप्टर को हम क्या कर रहे हैं? चालू कर रहे हैं। इसके चालू करने से पहले पता करना पड़ेगा कि ये धातु और अधातु मतलब ये चैप्टर आया कहाँ से था, मतलब ये कैसे, ये टॉपिक कैसे धातु और अधातु बना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले देखते हैं कि कहाँ से आया था। तो आइए देखते हैं, क्या देखते हैं कि ये धातु अधातु मतलब आया कहाँ से, मतलब ये जो चैप्टर है धातु अधातु, ये मतलब कहाँ से उठाया गया है। तो हम लोग जानते हैं साइंस में कि एक कोई पदार्थ नाम का कोई चीज होता है, पदार्थ, जिसे हम क्या कहते हैं? मैटर। जिसे हम क्या कहते हैं? मैटर। ये वो वाला मैटर नहीं है जो दिन दहाड़े मैटर किया जाता है। ये वो मैटर है जिसे हम क्या कह सकते हैं? वस्तु। पदार्थ मतलब वस्तु कह सकते हैं। और ये पदार्थ वो है ना, जैसे कि हम कह सकते हैं क्या, कि जिसमें भार, क्या हो, जिसमें भार और जो स्थानीय, जो क्या करें? स्थान करें। जिसमें भार हो और जो क्या करें? स्थान करें। अब ये जिसमें भार हो, ये भार क्या होता है? देखो, ये भार, या इसको हम कह सकते हैं द्रव्यमान। क्या कह सकते हैं? द्रव्यमान। अब ये मत कहना, या क्या कह सकते हैं कि जो भार है ना, अगर इसको फिजिक्स के नजरिए से देखा जाए तो भार एक अलग चीज है। भार एक क्या है? अलग चीज है। और द्रव्यमान को देखा जाए तो ये क्या है? अलग चीज है। लेकिन अगर इसको अगर केमिस्ट्री में देखें, किसमें देखें? केमिस्ट्री में देखें। केमिस्ट्री में ये जो द्रव्यमान और भार, द्रव्यमान व द्रव्यमान और या वह जो भार, ये दोनों क्या है? सेम चीज है। क्या है? सेम चीज है। तभी मैं कहना कि जो द्रव्यमान है वो अलग चीज है, जो भार है वो अलग चीज है। छोड़ो, जाने दो इसको। हम क्या करते हैं कि पदार्थ पढ़ते हैं, पदार्थ देखते हैं। पदार्थ को देखते हैं, क्या देखते हैं कि जो पदार्थ हो क्या है कि जो स्थान घेरे, जो क्या करे? स्थान घेरे। और जो क्या है? जिसमें भार हो, जिसमें क्या हो? द्रव्यमान, जिसमें क्या हो? भार हो, जिसमें, जैसे क्या कर सकते हैं कि मार्कर है। मार्कर में, इस मार्कर में क्या होगा? कुछ भार होगा, अरे जो भी होगा, इसका वजन होगा, वास्तविक मान होगा। उसके बाद इसमें क्या होगा ना, जो ये क्या है? स्थान घेरे, मतलब ये क्या करेगा? ये स्थान घेरेगा। स्थान घेरेगा। जब ये स्थान घेरेगा तो इसमें कुछ जगह करेगा ना। अगर इसको यहाँ पे देखें तो ये क्या है? कितने स्थान घेर रहा है? कितना जगह पे क्या कर रही है? स्थान को घेर रहा है, मतलब इस जगह को क्या कर रहा है? कवर कर रहा है। इस जगह को क्या कर रहा है? कवर कर रहा है। और इसमें क्या है ना कि इसमें भार है। तो वही है कि पदार्थ क्या है कि दुनिया की हर वो वस्तु, चाहे कुछ भी हो, हम जो देख रहे हैं, चाहे हम हुए, चाहे ये कपड़ा, जैसे इरेजर हुआ, या तो ये मार्कर हुआ, चाहे बोर्ड हुआ, चाहे जितनी भी वस्तुएं हैं, सबको देख लो, उसमें क्या होता है? उसमें भार होता है, जिसे द्रव्यमान कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। और से क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। और उसमें क्या होता है? भार होता है। द्रव्यमान और भार एक क्या है? सेम चीज है। क्या है? क्या है? सेम चीज है। तो ये समझ में आया? पदार्थ समझ में है ना? तो आगे बढ़ते हैं, क्या बढ़ते हैं आगे कि पदार्थ को दो भागों में बांटा गया। मतलब दुनिया में तो हर एक वस्तु है जिसमें भार होता है, और जो क्या करे? स्थान घेरे। तो जब इसको बांटा गया ना, तो दो भाग में बांटा गया। किसमें बांटा गया कि एक इसको बांटा गया एक भौतिक वर्गीकरण, फिजिकल वर्गीकरण किया गया। किसमें बांटा गया? भौतिक वर्गीकरण। इसमें किया गया भौतिक वर्गीकरण। और दूसरा जो किया गया ना, वो रासायनिक वर्गीकरण किया गया। इसमें किया गया रासायनिक वर्गीकरण। दुनिया में हर एक वस्तु पदार्थ है, तो हर वस्तु को ही पदार्थ कहते हैं। तो बहुत सारे पदार्थ है, तो अब उसकी गणना करना या उसको गिनना या उसको क्या करना, समझना, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो क्या किया जाता है कि अलग अलग कर दिया जाता है कि जिससे क्या हो, पढ़ने में आसानी या पढ़ाने में आसानी, जो भी होगा जैसे भी किया जाए। तो जो भौतिक वर्गीकरण था ना, उसमें जो पदार्थ को बांटा गया ना, उसको क्या किया गया कि कैसा दिखता है, मतलब किस हिसाब, मतलब फिजिकल, जैसे हम लोग फिजिकल नहीं होता है, उसी तरह क्या होगा, ये इसको फिजिकल देखा गया। तो इसको लगभग मुख्यतः तीन प्रकार से बांटा जाता है: ठोस, द्रव, और तीसरा क्या है? गैस। सही है।
जो था ये फिजिकल था। अब ये क्लास 9, ये जो है क्लास 9 होता है ना, उस क्लास 9 में क्या किया जाता है, इसको अच्छे से पढ़ाया जाता है। क्या किया जाता है, अच्छे से पढ़ाया जाता है। अब इसको क्लास 9 में आप लोग पढ़ लिए होंगे, सही है। उसके बाद ये उस क्लास 9 का ना अध्याय 1 होता है। जो क्लास 9 थे उसमें एक अध्याय है, उस अध्याय में क्या है, पहला अध्याय है, मतलब कि पदार्थ को पढ़ाया जाता है और पदार्थ की भौतिक अवस्था को ही पढ़ाया जाता है। उसके बाद आता है जो हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल क्लासिफिकेशन, जिसे रासायनिक वर्गीकरण कहते हैं। जो रासायनिक वर्गीकरण है ना, उसमें क्या होता है ना, इस पदार्थ को 2 प्रकार से बांटा गया। क्या किया गया, पदार्थ को 2 प्रकार से कर दिया गया। क्या कहेंगे कि अब हम रासायनिक वर्गीकरण में क्या करेंगे, जो शुद्ध पदार्थ होंगे उसके उसे अलग करेंगे, और जो अशुद्ध पदार्थ होंगे उसे क्या करेंगे, अलग अध्ययन करेंगे। अशुद्ध जो पदार्थ होगा उसका हम क्या करेंगे, अलग से अध्ययन करेंगे। जो शुद्ध पदार्थ होगा उसका क्या करेंगे, अलग से अध्ययन करेंगे। उसके बाद जो शुद्ध पदार्थ को बटा गया, क्या किया गया कि 2 प्रकार से बांट दिया गया है जो शुद्ध पदार्थ था। कैसे, जैसे कि इसको क्या किया गया कि 2 प्रकार से बांटा गया। जैसे हम कह सकते हैं कि एक कहा गया कि नहीं, तत्व लेंगे। एक क्या कहा गया कि हम तत्व, उसका नाम करेंगे तत्व रहेगा, और दूसरे को कहेंगे यौगिक। दूसरे को क्या कहेंगे, यौगिक। जो हमारा दूसरा होगा उसे कहेंगे यौगिक। फिर जो अशुद्ध पदार्थ था इससे कहा गया मिश्रण। क्या किया गया, इससे कहा गया ये शुद्ध पदार्थ को क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। इससे शुद्ध पदार्थ में जो अवयवी मतलब इनके कणों का जो संगठन होता है समान होता है, सेम होता है, इसलिए इसको शुद्ध पदार्थ कहा गया। अब इस शुद्ध पदार्थ में जो 2 प्रकार से बांटा गया, तो पहला बांटा गया क्या, तत्व, और दूसरा बांटा गया यौगिक। पता है इसी तत्व, ये जो तत्व है ना, इसी तत्व से निकल कर आया क्या, धातु, दूसरा आया क्या अधातु, और क्या आया, उपधातु। समझ में आया, तत्व से ही क्या हुआ, धातु का यहाँ से निकला, यहाँ से अधातु निकला, यहाँ से उपधातु निकला। जो हम लोग क्या करेंगे, इसी का आज अध्ययन करेंगे। इसी का क्या करेंगे, हम लोग आज अध्ययन करेंगे, इसका धातु और अधातु का। तो ये समझ में आया ना कि जो हम दुनिया में जो जितने भी वस्तु को देखते हैं, मतलब जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब क्या है, पदार्थ है। सब पदार्थ होगी जो स्थान गिरे जिसमें भार हो, सही है। उसके बाद इसको 2 प्रकार से बांटा गया, जैसे फिजिकल वर्गीकरण मतलब या भौतिक वर्गीकरण, उसके बाद रासायनिक वर्गीकरण। जो फिजिकल था मतलब भौतिक वर्गीकरण था, उसको मुख्यतः 3 प्रकार से बांटा गया, जैसे ठोस, द्रव, गैस। अरे जो ठोस होता है ना, देखो अगर ये नहीं समझ में आ रहा है कि 9th में जो पढ़े होगे, इसमें ठोस क्या होता है, इसका जो आकार होता है वो निश्चित होता है। इसका जो आकार होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है। इसका जो आकार होता है क्या होता है, निश्चित होता है। इसका जो आयतन, आयतन मतलब घेरा गया स्थान वस्तु द्वारा, मतलब जो वस्तु जितना स्थान घेरे वो आयतन है, सही है। तो ये आयतन क्या हुआ, इसका भी निश्चित हुआ। अब इसको भी समझाना पड़ेगा, तो क्या करते हैं, समझ जाते हैं। ठोस ले लेते हैं, क्या ठोस मान लेते हैं, ईंट। ईंट लेते हैं, देखो ये ईंट है, ऐसे मान लेते हैं, हमको तो बनाने नहीं आ रहा है, ये ईंट है। इस ईंट को क्या कह सकते हैं कि अगर इसको क्या करें, देखें, तो ये जो बना हुआ है, ये जो आकृति बनी हुई है, आकृति को ही आकार कहेंगे। ये जो आकृति बनी हुई है, ये क्या कह सकते हैं, जो आकृति क्या हुई है, बनी हुई है, जो आकृति बनी हुई है, इसी को क्या कह सकते हैं, आकार। ठीक है, आप ये बताना, जो ईंट है, ये जो ईंट है, इस ईंट को अगर हम मतलब इस पे कोई दाब बल नहीं लगा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं कि इसको उठाकर और हमको यहाँ ले जा रहे हैं, मतलब इसको उठाकर हम कहें कि इस जगह ले जाएं, या हम कह सकते हैं कि वस्तु क्या है कि भारत में, कहाँ पे है, भारत में, और इसको क्या कहा जाए कि कोई बाह्य बल ना लगाया जाए और दाब ना लगाया जाए। तो क्या होगा ना कि इस अगर ईंट को हम भारत से अगर किसी अन्य देश में भी ले जाएं, किसी अन्य राज्य में, मतलब भारत में तो राज्य है, मतलब कहीं भी ले जाएं भारत के किसी भी कोने में, तो क्या कहेगा कि इस जो ईंट का जो ये आकार है, आकृति को बदल जाएगा, नहीं बदलेगा, क्योंकि ये ठोस है, इसका आकार नहीं चेंज होगा। अगर आयतन की बात करें, आकार तो समझ में आया ना कि आकार क्या है। अगर आयतन की बात करें तो आयतन क्या होगा कि इस जो स्थान घेरे, मतलब कि इतना, मतलब ये 3 और इसको मान लेते हैं 4, और ये 3/4 का है, तो क्या करेगा कि यहाँ अगर ले जाएंगे तो 3/4 का हो जाएगा, ये भी तो 3/4 का ही रहेगा। अगर इसको ऐसे करें, इसको ऐसे मतलब रोटेट करें, ऐसे घुमाएं, तब भी 3/4 का रहेगा, इसको ऐसे करें तब भी 3/4 का रहेगा। मतलब ये इसमें जो आयतन, आयतन मतलब वस्तु द्वारा, देखो आयतन क्या होता है, आयतन
आयतन वो चीज होता है कि वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान, घेरा गया स्थान, वस्तु द्वारा घेरा गया क्या स्थान, जगह जितना घेरेगा वही क्या उसका आयतन है। ये मार्कर है, ये मार्कर जितना इस पे जगह घेरेगा इसका ये क्या आयतन है। ये बोर्ड जो है ये जितना इस दीवार पे घेरा हुआ है, मतलब जितना ये छेका, मतलब कहते हैं कि स्थान को कवर किया हुआ है, उसी को क्या कहेंगे आयतन। समझ में आ गया? तो ये समझ में आया ठोस क्या हो गया। अब इस द्रव को ले लो, यहां से ले जाओ द्रव। द्रव में क्या होता है ना, इसका जो आकार होता है वो क्या होता है अनिश्चित होता है। जो आकार होता है क्या होता है अनिश्चित, क्या होता है अनिश्चित। और जो आयतन होता है वो क्या होता है निश्चित। आयतन क्या होता है निश्चित होता है। अब ये आकार निश्चित अनिश्चित, अब देखो ये आकार अनिश्चित इसलिए होता है ना कि अगर तुम हमने ग्लास लिए, इस ग्लास में क्या करें पानी को डाले, तो पानी को रखें इस समय, तो अगर ये मान लेते हैं 10 ml क्या है पानी है, तो जल है, तो अगर इस जल को हम इसमें रखे हुए हैं डाल रहे हैं, तो क्या होगा कि इस केस में गिलास का आकार लिया हुआ है, अगर इसको हम एक पतले में रख दें, तो इस केस में इसका जो आकार होगा क्या हो जाएगा इस पतीले का हो जाएगा। मतलब हर समय हर जगह क्या हो रहा है, मतलब जैसे जैसे हम पात्र चेंज कर रहे हैं, पात्र चेंज आकार चेंज, पात्र चेंज और आकार चेंज। अरे लिक्विड का जिसमें रखेंगे उसका आकार ले लेगा, अगर इस कैप में रखें तो इस कैप का आकार ले लेगा, अगर इस ग्लास में रखें तो इस ग्लास का आकार ले लेगा, अगर इस पतीले में रखें तो ये क्या करेगा पतीले का आकार ले लेगा। मतलब हर समय के अगर इसको चेंज करते जाए, मतलब पात्र को हम चेंज कर रहे हैं, तो क्या होगा आकार भी चेंज होगा। लेकिन इसका आयतन अगर ये 10 ml है, क्या 10 ml से 20 ml हो सकता है, या 30 ml हो सकता है, या 40 ml हो सकता है, नहीं ना, वो 10 ml का 10 ml रहेगा ना। तो जो इसका आयतन होता है वो क्या होता है वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान। जितना 10 ml आयतन ग्लास में घेरेगा, उतना 10 ml आयतन पतीले में घेरेगा, और वही 10 ml आयतन इस मार्कर के डिब्बे में भी घेर सकता है, अगर ये 10 ml इसमें कवर हो जाए तो समझ में आ गया कि द्रव क्या है। उसके बाद आते हैं गैस। क्या आते हैं गैस। गैस में क्या होता है ना, इसका जो आकार होता है वो निश्चित होता है। अगर यहाँ पे देखें गैस को, तो गैस का ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित है, और आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। जैसे तुम लोग अगरबत्ती देखो, अगरबत्ती जो अगरबत्ती को जलाया जाता है, तो उस केस में अगर उसको देखें तो जो अगरबत्ती जलती है, मतलब जो गैस होता है उसका धुआं होता है, अगर उसको अगर हम कहें ना एक हाल में जलाएं तो पूरे हाल को कवर कर लेते हैं। वो क्या करती है पूरे हाल को कवर कर लेती है। अगर एक छोटे से रूम में जलाएं तो क्या करती है पूरे छोटे से रूम को कवर कर लेती है। पता है गैसों के लिए जो आकार और आयतन होता है ना, जो पात्र लिया जाता है, जो गैस हमारी होती है, गैस के लिए जो आकार व आयतन होता है, जो आकार व आयतन होता है ना, जिस पात्र में है उसी पात्र का होता है। मतलब जिस पात्र में उसको रखा गया, मतलब इस कमरे में रखा गया तो इस कमरे का है। तो इस केस में देखो इस कमरे में इसका आकार इस कमरे जैसा है, और इसका आयतन भी क्या होगा इस कमरे का होगा। अगर जो जो कमरे का आयतन होगा वही क्या होगा इस गैस का आयतन होगा, और ये जो आकार है जो कमरे का आकार होगा वही क्या होगा उस गैस का आकार होगा। उसी तरह अगर हाल को ले लें तो हाल में भी वही हाल होगा। जो कमरे का मतलब हाल का आयतन होगा वही गैस का आयतन होगा, जो हाल का आकार होगा वही क्या होगा गैस का आकार होगा। ये समझ में आ गया? ये यहाँ तक समझ में आया ना। इसके बाद चलते हैं हम क्या धातु का धातु, इसको छोड़ो, अब जो भी है सब एक 9th का है, मतलब बहुत ये बेसिक में चले गए। हमको क्या पढ़ना है धातु का धातु, तो इसको इरेज करते हैं। ये धातु का धातु पता चले यहाँ से शुद्ध, ये जो धातु का धातु होंगे वो क्या होंगे शुद्ध होंगे। इसीलिए तो जो मम्मी होती है कहती है शुद्ध सोना खरीदा जाएगा, सोना भी क्या है धातु है। पढ़ा जाए धातु और धातु। देखो धातु क्या होते हैं ना, अब आए हम लोग क्या कहते हैं, और धातु भी एक क्या है पदार्थ, जैसे मेटल कहते हैं। जो धातु है ये धातु किसे कहते हैं, जैसे धातु धातु क्या है ना कि ऐसा पदार्थ, मतलब पदार्थ ना कर सकते हैं, कैसे कि जैसे ये आया था ना पदार्थ से आया था, यहाँ से शुद्ध पदार्थ हुआ, इस शुद्ध पदार्थ से हमने क्या कहा था तत्व निकला था।
ये ऐसा तत्व है, अब इसी तत्व से 3 भाग मिले थे, तो हम इसकी परिभाषा के लिए ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे कि वे तत्व जो क्या करें, इलेक्ट्रॉन, क्या करें, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखे, धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, या या तथ, या तथा तथा जो विद्युत व उष्मा के क्यों अच्छे सुचालक हूँ, या सुचालक हूँ, ऐसे लिखते हैं, सुचालक हूँ। वे तत्व जो क्या करें, इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। अब देखो इलेक्ट्रॉन त्यागना क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे, जैसे कि हम इसमें पढ़ते हैं, जैसे सोडियम, जो सोडियम होता है, सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है कितना होता है, परमाणु क्रमांक कितना होता है, जिसे जेड से दिखाते हैं, कितना होता है, 11। अगर इसको देखें तो जितना परमाणु क्रमांक होता है, मान लेते हैं उतने क्या है, इलेक्ट्रॉन है, उतने क्या है, इलेक्ट्रॉन, और उतने इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 11। और एक नियम होता है जिसे कहते हैं क्या, अष्टक नियम, एक नियम होता है जिसे क्या कहते हैं, अष्टक नियम, जिसको पढ़ाया जाता है 9th में। ये अष्टक नियम क्या होता है कि मतलब पहले में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, दूसरे कक्षक में 8 होनी चाहिए, और तीसरे में 8, मतलब 2 8 8 करके इसमें इलेक्ट्रॉन को भरे जाते हैं। तो अगर इसको देखा जाए सोडियम को, तो सोडियम के पास है कितने, 11 इलेक्ट्रॉन। अगर सोडियम को देखा जाए तो सोडियम के पास है 11 इलेक्ट्रॉन। अगर इसको भरना होगा तो कैसे भरेंगे, इसको कैसे भरेंगे, पहले में 2 भरेंगे, फिर 8 भरेंगे, फिर कितने हुए, 10 हुए, 2 8 कितने हुए, 10 हुए, और यहाँ पे कितने हैं, 11। और जो तीसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा ना, उसे कहाँ जाएगा, 1, तीसरे वाले में। तो कहा जाता है ना कि जो अगर लास्ट वाले कोष्टक में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो, मतलब लास्ट वाले कक्षक में क्या हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो ना, तो वो अस्थाई माना जाएगा, वो क्या क्या माना जाएगा, अस्थाई माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे ना जो सोडियम होता है, सोडियम के पास क्या है कि 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करता है ना कि अस्थाई बनाने के लिए, मतलब इस नियम को अगर फॉलो कर रहा है तो क्या है, अस्थाई है। तो ये अपना अस्थाई बनाने के लिए क्या करता है ना कि अपना इलेक्ट्रॉन को दे देता है, कहता है इलेक्ट्रॉन ले जाओ, क्या करता है, कहता है कि इलेक्ट्रॉन को ले जाओ। और ये इलेक्ट्रॉन जब ले जाता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। जब इलेक्ट्रॉन त्यागा, अब ये जो सोडियम था ना, ये सोडियम सिंपल सोडियम था, अब ये सोडियम क्या बन जाता है, प्लस। अब होगी 1 प्लस क्यों बनता है, क्योंकि इसने 1 ही इलेक्ट्रॉन को दिया था ना, क्योंकि इसके बाहरी जो कक्षक था उसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन था, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा, इसलिए सोडियम प्लस बन गया। तो ये जो बना, ये क्या है, धनायन, इसे क्या कहेंगे, धनायन। और इस धनायन बनाने की प्रवृत्ति ही क्या कहलाती है, धातु। तो मतलब सोडियम में क्या है, धातु है, सोडियम में क्या है, धातु है। तो धातु के एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं कि जो सोडियम है वो क्या है, धातु है। उसी तरह मैग्नीशियम हो गया, चांदी हो गया, ये भी करता है, इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। उसी तरह हम कह सकते हैं क्या, Au हो गया, सोना हो गया। इसके रासायनिक नाम छोड़ते हैं, सिंपल नाम लिखते हैं ना, रासायनिक नाम तुम लोग पढ़े होंगे। इसको सिंपल नाम लिखते हैं कैसे, जैसे इसका नाम सिंपल है क्या, सोडियम, इसका नाम क्या है, मैग्नीशियम, और इसका नाम क्या है, चांदी, इसका नाम क्या है, सोना। मतलब ये सभी जितने एग्जाम्पल लिखे सब क्या है, धातु हैं, सब इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं। और जरूरी नहीं कि जब जो इलेक्ट्रॉन त्यागे वही धातु है, मतलब जरूरी है, कह सकते हैं है, क्योंकि सभी जो धातु हैं तो इलेक्ट्रॉन को ही त्यागती हैं, तभी वो धातु बनती है। अब कहोगे कि हम इलेक्ट्रॉन कैसे पता करेंगे, इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, उससे पहले क्या करते हैं ना, ये जो विद्युत और उष्मा के जो सुचालक है, ये विद्युत क्या होता है और ये उष्मा क्या होता है, इसको पहले देखते हैं। जो विद्युत और उष्मा के सुचालक मतलब समझ में आया कि अगर इस धातु को देखें ना, इस धातु में क्या होता है ना कि अगर हम यहाँ से करंट प्रवाहित कर रहे हैं, तो ये जो करंट मतलब विद्युत प्रवाहित कर रहे हैं, अगर विद्युत को प्रवाहित करें
तो विद्युत जो प्रवाहित हो ना, तो क्या होगी, इस सिरे से इस सिरे तक क्या हो जाए, करंट फ्लो हो। जैसे हमारा जो तार होता है, उस तार में क्या होता है, अगर यहाँ से विद्युत को जोड़े हैं, यहाँ तक विद्युत जाता है ना सर्किट तक, मतलब इस सर्किट को पूरा करते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन की गमन करने की शक्ति को ही क्या कहते हैं, विद्युत का सुचालक। इस क्या है सुचालक, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन, ये बताओ, अगर हम चांदी को ले, नाम सुने होंगे, जो चांदी होता है ना, वो चांदी विद्युत का क्या होता है, अच्छा सुचालक होता है। विद्युत का क्या होता है, अच्छा सुचालक होता है। इसमें चांदी में क्या होता है ना, कि जो विद्युत होता है इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। इस मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है, इसमें जो विद्युत होता है वो आसानी से प्रवाहित होता है। उसके बाद हम कहेंगे, अगर इस लकड़ी में, अब लकड़ी एक धातु थोड़ी नहीं, लकड़ी में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन त्यागता है। अगर इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो क्या होता है, धातु। मतलब इसमें जो, अगर हम लकड़ी में एक तरफ से करंट को प्रवाहित करें तो क्या दूसरे सिरे तक जा सकता है, नहीं जा सकता। तो इसलिए लकड़ी एक क्या है, धातु नहीं कह सकते, ये धातु नहीं है। तो धातु क्या हो, जो क्या करे, विद्युत प्रवाहित कर सके। इसलिए जो तार और बनाए जाते हैं जिसमें करंट प्रवाहित किया जाता है, धाता क्या कहते हैं, धातु होती हैं, उसमें जो करंट प्रवाहित किया जाता है, उसमें जो तार होते हैं, उसी जो तार बने होते हैं ना, उस तार भी क्या होते हैं, धातु के बने होते हैं। उसके बाद हम क्या कहते हैं, उष्मा के सुचालक हैं। उष्मा का सुचालक, ये तो विद्युत का समझ में है। उष्मा के सुचालक है, उष्मा के सुचालक, जो धातु होती है ना, उष्मा का सुचालक होती है। जैसे कभी कभी हम देखते हैं कि अगर लोहे, अगर ये लोहा है, अगर लोहा को एक सिरे को गर्म करते हैं, एक सिरे को क्या करें, गर्म करें, तो कुछ समय बाद क्या होता है कि जो एक सिरा है, ये सिरा गर्म होता है, लेकिन ये ज्यादा गर्म होता है, मतलब अधिक गर्म होता है, अधिक गर्म होता है। लेकिन अगर देखो तो कुछ समय बाद ये सिरा यहाँ भी गर्म हो जाता है। अब बताओ, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन, मतलब इसका कारण क्या होता है ना, कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, हमेशा क्या होते हैं, मुक्त होते हैं, मतलब फ्री होते हैं, मतलब ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं, जैसे हमेशा घूमते रहते हैं। और जैसे ही क्या होते हैं, यहाँ से हिट दिए और यहाँ से ये गर्म हुआ इस कोण से, मतलब इस किनारे से अगर ये गर्म हुआ, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन क्या गर्म होंगे, और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मतलब आपस में ऐसे ऐसे गति करते रहते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुँचता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन मतलब गर्म होगा तो फिर यहाँ जाएगा, फिर इधर आएगा, सब आपस में गर्म हो जाती है। इसलिए लोहा भी क्या होता है, गर्म हो जाता है। क्योंकि अगर हम यहाँ से हिट करें तो हिट करने के बाद यहाँ से यहाँ तक ये क्या होते हैं, हिट हो जाते हैं। यहाँ तक समझ में, अगर किसी धातु को एक सिरे से गर्म करते हैं तो दूसरे सिरे तक कैसे, जो क्या होता है, गर्म हो जाता है दूसरा सिरा। इसलिए क्या है, उष्मा के सुचालक है। अगर इस लकड़ी को, अगर यहाँ एक सिरे को जलाया जाए, अभी मत कहना कि इसमें बीच में वो होल है, तो अगर यहाँ पे जलाएंगे तो इसमें उष्मा यहाँ पे निकलेगी, ऐसा थोड़ी नहीं होता। अगर लकड़ी को यहाँ पे जलाया जाए तो ये लकड़ी यहीं तक गर्म होगी, अगर जलते जलते यहाँ पहुंच रही है तो यहाँ गर्म होगी, जलते जलते अगर यहाँ पहुंच रही है तो यहाँ गर्म होगी, अगर ये लास्ट तक पहुंची तो लास्ट में गर्म, मतलब ये पूरा खत्म हो रही तब, मतलब नहीं कि हम लकड़ी को यहाँ जला दिए और क्या हो गया कि यहाँ तक पहुंच गया, ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है। जहाँ लकड़ी जलती है वहीं क्या होता है, उसका उष्मा होता है और दूसरे सिरे तक नहीं जाता है। तो जो लकड़ी है, चाहे कोई अन्य प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक क्या है, और धातु नहीं है। धातु में क्या होता है कि अगर एक सिरे को गर्म किया जाए तो दूसरे सिरे तक भी क्या होता है, गर्म हो जाता है। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि धातु क्या होते हैं, कि वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। जैसे हम सोडियम को दिखाया, यहाँ लिख लेना सोडियम को, कि जो सोडियम होता है वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर क्या बनाता है, सोडियम। इसे कहते हैं क्या, धनायन। ये क्या है, धनायन। और ये क्या हमारा, सोडियम। सोडियम एक क्या है, धातु। और ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन। ये क्या है हमारा, इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक समझ में, आप देखते हैं धातु समझ में आ गया। धातु वे पदार्थ होते हैं, मतलब वो पदार्थ नहीं कह सकते, वे तत्व कह सकते हैं, जो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, तथा जो विद्युत व उष्मा के क्या सुचालक होते हैं, उसे क्या कहते हैं, धातु। बस इतना याद रखना है, क्या होते हैं ये सब, जो है सो समझाया सो छोड़ो, बस क्या करना, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, जो धनायन बनाएंगे वे धातु कहलाएंगे, तथा तो जो क्या करेंगे, उष्मा और विद्युत के सुचालक होंगे। तो ये समझ में आता, यहाँ तक समझ में आया होगा कि धातु क्या होते हैं। आप क्या करते हैं, अधातु पढ़ते हैं ना, अधातु देखो क्या होते हैं। तो आगे देखा जाए अधातु।
और धातु क्या होते हैं, जिसे कहते हैं नॉन मेटल, क्या कहते हैं, नॉन मेटल्स। देखो धातु क्या होगी, जो इलेक्ट्रॉन त्यागी, और जो अधातु होते हैं ना, वे तत्व होते हैं, वे तत्व जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की, ऐसे लिख सकते हैं कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋण आयन, क्या, ऋण आयन, ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति, इसे कर सकते हैं, प्रवृत्ति रखते हैं, तथा जो विद्युत व क्या है, विद्युत व उष्मा के कुचालक होते हैं। क्या होते हैं, उष्मा के कुचालक होते हैं। जैसे कि हम क्या किए कि वे तत्व जो पहले क्या करें, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हो, और जो ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो उसे क्या कहेंगे, ऋणायन कहेंगे। तथा जो विद्युत व उष्मा क्या है, सुचालक है, सुचालक नहीं कुचालक, क्या है, कुचालक। मतलब कि इसमें जो हम क्या कर सकते हैं, विद्युत को प्रवाहित नहीं कर सकते, विद्युत को प्रवाहित ना कर सकते हैं, और उष्मा के, विद्युत और उष्मा क्या कहते हैं, कुचालक होते हैं। इसके एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, जो हमारा एग्जाम्पल है कि ऋणायन कैसे, जो क्लोरीन होता है ना, क्लोरीन क्या करता है ना कि अपना एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है, एक इलेक्ट्रॉन त्यागता नहीं है, क्लोरीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है ना, देखो यहाँ ग्रहण लिखा है ना कि क्लोरीन जो है क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये बनाता है क्या, Cl। मतलब ये हमारा क्या था, एक अधातु है, क्लोरीन क्या है, अधातु है, और जैसे इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण करता है, ग्रहण करके क्या बनाता है, क्लोरीन। क्लोरीन जो बनाता है, क्लोरीन जिसे क्लोराइड कहते हैं, और ये होता है क्या, ऋण आयन, इसे कहते हैं ऋण आयन। ये क्या होता है, ऋण आयन। तो वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें धातु कह सकते हैं। जैसे तथा जो विद्युत और उष्मा के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। मतलब जो क्लोरीन है, क्लोरीन से ना हम क्या कर सकते हैं, विद्युत धारा को प्रभावित कर सकते हैं। क्लोरीन एक गैस है, क्लोरीन क्या है, गैस है। क्लोरीन में ना हम क्या कर सकते हैं, विद्युत, मतलब विद्युत को प्रभावित कर सकते हैं, और ना ही उसमें क्या कर सकते हैं, उष्मा को प्रभावित कर सकते हैं। समझ में आ गया। जो विद्युत और उष्मा के क्या करते हैं, सुचालक होते हैं, वो क्या कहते हैं, धातु कहलाते हैं। और जो उष्मा और विद्युत के सुचालक नहीं होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अधातु। और इसमें कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से कहें तो जो वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है, उसे ये क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। और वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है, उसे अधातु कहते हैं। तो समझ में आएगी अधातु और धातु क्या है। अब इसमें ना धातुओं के क्या होते हैं, कुछ भौतिक गुणधर्म होते हैं। तो आओ देखते हैं क्या धातुओं के भौतिक गुणधर्म। तो अब इसको अगर लिखना होगा तो लिख लो, अन्यथा इसको इरेज करते हैं। तो अब पढ़ते हैं क्या धातुओं के भौतिक गुणधर्म। धातुओं के भौतिक गुणधर्म है। धातुओं के जो भौतिक गुणधर्म होते हैं ना, उसमें जो पहला होता है ना, धातुओं में चमक होती है। क्या होती है, धातुओं में चमक होती है। धातुओं में क्या होती है, चमक होती है। तो इसे कहते हैं, पहला जो भौतिक गुणधर्म है उसे कहते हैं धात्विक चमक। क्या होती है, धात्विक चमक। जो धात्विक चमक इसलिए होती है, जो धातु होते हैं ना, धातुओं में पहले तो मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए, मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गया। मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है, अगर देखो तो अगर इस धातु को हम रगड़ते हैं, अगर रगड़ते हैं, अगर हम जैसे लोहा हो गया ना, उसको अगर मैं जाकर क्या करो, किसी पदार्थ से रगड़ो, तो लोहे में क्या होती है, चमक, विशेष प्रकार की चमक होती है, एक विशेष प्रकार की चमक होती है। अरे जो मम्मी सोना वोना खरीदती है, सोना में एक चमक होती है, चांदी,
सोना हो गया, चांदी हो गया, चांदी नहीं है, जो मम्मी पायल वायल पहनती है, पैंट चमक होती है ना, तो अगर चमक नहीं रहती तो फिर उसको पहनना क्यों, क्यों पहना जाता? सुंदर देखने के लिए। कोई भी व्यक्ति है वो अपने अगर पहनता है, सजता है या जो भी करता है, तो क्या करता है, हम सुंदर दिखे, सुंदर देखने के मतलब चमक हो, अगर हमारे में चमक होगी तभी तो हमारे और कोई भी होगा तो आकर्षित हो। उसी तरह क्या होती है, धातुओं में चमक होती है, इसलिए तो जब धातुओं को देखते हैं लोग तो क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। तो जैसे हमारा सोना हो गया, चाहे चांदी हो गया, इस सब में क्या होती है, चमक होती है। अगर इसको रगड़ दें, अगर हम क्या करें, रगड़ते हैं, अगर इस लोहे को अगर रगड़ते हैं तो लोहे को अगर रगड़ने के बाद देखते हो ना, एक विशेष प्रकार की चमक होती है, चमक नहीं आती है। अब ये नहीं कह सकते विशेष प्रकार की चमक, सोने में अलग चमक है, चांदी में अलग चमक है, जितनी धातु है सब में चमक होती है। तो जो धातु में होती है ना, धात्विक चमक जिसे कहते हैं, मतलब कि धातुओं को में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, उसे क्या कहते हैं, धात्विक चमक। या वे कह सकते हैं कि वे तत्व जिसमें विशेष प्रकार की चमक, उसमें विशेष प्रकार की चमक हो, उसे धात्विक चमक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, धात्विक चमक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, धात्विक चमक कहते हैं। तो आप समझ में आ गया कि धात्विक चमक क्या होती है, कि अगर किसी भी धातु को अगर हम किसी चीज से रगड़ रहे हैं या देखते हैं, जैसे कि जो हमारा लोहा होता है, अगर लोहे पे क्या हो, जंग लग जाए, तो जंग लगने के बाद होता है बालू कागज, उस बालू कागज से जब लोहे को रगड़ा जाता है ना, तो लोहे में एक चमक आती है, चमक आ जाती है ना। तो लोहे पे अगर जंग लगी है तो उसे क्या कहते हैं, उसे रगड़ कर चमक ला सकते हैं। या तो पेंट कर देते हैं, पेंट करना है तो पेंट को छोड़ो, पेंट क्या है, अलग प्रकार है। तो ये समझ में आएगा कि धात्विक चमक क्या होती है। उसी प्रकार ना धातुओं में चमक के अलावा एक कुछ और भी पाया जाता है। आप कुछ और भी बताइए क्या हो सकता है। जैसे दूसरा जो पॉइंट है उसे कह सकते हैं कि धातुओं में वो धात्विक चमक हो गई, उसके बाद कह सकते हैं विद्युत एवं उष्मा की सुचालक। जो धातु में होती है ना, विद्युत और उष्मा की सुचालक, तुम्हें समझा दिया था ना जब परिभाषा बता रहे थे, तो किस में समझाए थे। ऐसा इसलिए होता है ना, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों, इसमें कह सकते हैं धातुओं में, धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ये विद्युत एवं उष्मा की सुचालक होती है। क्या होती है, सुचालक, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसमें जो करंट हो चाहे उष्मा आसानी से प्रवाहित हो सकती है, सुचालक। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये विद्युत और उष्मा की क्या होती है, सुचालक होती है। इसमें क्या होगी, धात्विक चमक हो गई, विद्युत और उष्मा की सुचालक। तीसरा कह सकते हैं आघात वर्धनीयता। क्या कह सकते हैं, आघात वर्धनीयता। देखो आघात वर्धनीयता क्या होती है, नाम ही सुनने में ऐसा लग रहा है ना, आघात मतलब किसी धातु को अगर हम घात करें, चोट पहुंचाएं, तो चोट पहुंचाने पे क्या हो, क्यों फैल जाए। आघात मतलब चोट अगर पहुंचा रहे हैं, मतलब चोट ऐसे नहीं कह सकते, पीट कर, अगर हम कहेंगे जिससे क्या करें, पीट कर पतली चादर के रूप में क्या किया जा सके, पतली चादर के रूप में फैलाया जा सके या परिवर्तित किया जा सके। क्या किया जा सके, परिवर्तित किया जा सके। तो आघात वर्धनीयता का मतलब क्या है कि किसी भी धातु है, उस धातु को अगर चोट पहुंचा रहे हैं, तो चोट पहुंचाने पर या पीट कर उसे क्या कह सकते हैं, पतले से पतले चादरों के रूप में फैलाया जा सकता है। इसी को क्या कहते हैं, आघात वर्धनीयता। तो हम इसमें इसको लिख सकते हैं कि धातुओं को पीट कर, क्या कर कर, पीट कर पतली
चादर, चादरों के रूप में परिवर्तित, इसको क्या लिखते हैं, परिवर्तित किया जा सकता है या किया जा सके, इस गुण को, उस गुण को या इस गुण को, इस गुण को, इस गुण को क्या कहते हैं, धात्विक चमक, धात्विक चमक कह रहे हैं, इस गुण गुण को अघात वर्धनीयता कहते हैं, अघात, सही नहीं, अघात वर्धनीयता, इसे क्या कहते हैं, अघात वर्धनीयता, इसे क्या कहते हैं, आघात वर्धनीयता। तो पहला क्या हो गया कि जो धातुएं होती है, धातुओं में चमक होती है, धातुएं क्या होती है, विद्युत और उष्मा की सुचालक होती हैं, और तीसरा हमारा जो पॉइंट हुआ क्या होगा, आघात वर्धनीयता। तो इसको चोट करने पे इसको पतली से पतली चादर की, तो जैसे लोहा नहीं होता है, इसमें क्या लिख सकते हैं, लोहा, जो लोहा होता है, एक तो जो लोहे को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, लोहे को गर्म करके, गर्म करने के बाद उसे लाल किया जाता है, लाल करने पे क्या होता है, पीट आ जाता है, पीट करके किया जाता है, उसको चोट पहुंचा जाता है, चोट पहुंचाने के बाद लोहा क्या होता है, फैल जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति, कोई भी अगर व्यक्ति है, तो अगर जब तक वो लोह तपेगा नहीं, जैसे ना हम कहते हैं ना कि अगर हमको सक्सेस होना है, सक्सेस पाना है, तो मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, लोहे की तरह तपना पड़ेगा। अगर लोहे की तरह अगर तपे, मतलब लाल, जितना लाल हुआ, अगर उस तपाई पे अगर अगर कोई चोट कर रहा है, तो क्या होगा, उस केस में तुमको क्या कीजिए, कोई भी आकार दे सकता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि विद्यार्थी जो जीवन है, उस विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थी को लोहे की तरह तपना चाहिए, और जो उसमें चोट करने का जो काम होता है वो टीचरों का होता है। अगर वो टीचर जैसा भी चाहे तुमको वैसा चोट करके वैसे आकार को बना सकता है, उसी जैसे कि लोहा हो गया, लोहे को अगर जितना गर्म किया जाएगा, जितना वो अच्छे से गर्म होगा, उतनी आसानी से उसे क्या किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है, और उसको एक अलग आकार दिया जा सकता है। तो इसलिए जैसे लोहा नहीं होता है, लोहे को क्या करता है, जो लोहे को बनाने वाला होता है, लोहे को पीट कर क्या करता है, पतली चादरों के रूप में फैला देता है। लेकिन इसमें जो आघात वर्धनीयता में जो धातु हमारी एक धातु है क्या, मरकरी, अपवाद है। जैसे कि जो मरकरी को हम क्या कर सकते हैं, कि पीट कर नहीं फैला सकते, जो मरकरी है उसको पीट कर नहीं फैला सकते। मतलब ये जो है ना, कमरे के तापमान पर क्या होती है, कमरे के ताप पर ये द्रव अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो यहाँ तक समझ में, सात्विक चमक, विद्युत और उष्मा की सुचालक और आघात वर्धनीयता। तो अब क्या करते हैं ना, आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, और जब अगली वीडियो लाएंगे, जब अगली वीडियो में जब इसको पढ़ाएंगे, तो उसमें क्या करेंगे, जो धातुओं के भौतिक गुण में ना, उसको अच्छी तरह से समझा देंगे, और उसके बाद तो आगे क्या करेंगे, धातुओं के रासायनिक गुण क्या करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए यहीं तक, थैंक यू, धन्यवाद।